हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयोग स्टडी सर्किल। और आज नौवीं के दिन हम आप लोगों के लिए कुछ एक और सैंपल लेक्चर आज रिकॉर्ड करके आप लोग के बीच हम रिले करेंगे। स्टूडेंट्स की जो डिमांड आई थी उसके अनुसार एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एक टॉपिक ऐसा है जो जनरली हर कोचिंग द्वारा और लगभग हर कॉलेज द्वारा ड्रॉप कर दिया जाता है और स्टूडेंट्स का वो ठीक से कवर नहीं होता है। वो टॉपिक सर्वेइंग है। और आपको ये बता दें कि सर्वेइंग टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। सर्वेइंग टॉपिक में कोई भी स्टडी में कमी नहीं रहेगी, ये आप लोगों का दावा है मेरा आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग आज सर्वेइंग का एक लेक्चर, सर्वेइंग से रिलेटेड एक टॉपिक का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा सर्वेइंग का बेसिक बताते हुए। तो आइए उसको देखें, वो क्या है, सर्वेइंग का बेसिक्स क्या है। तो आज का लेक्चर रिलेटेड है सर्वेइंग से। जैसे इसके पहले वाला लेक्चर रिलेटेड था आईसी इंजन से, वो एक सैंपल लेक्चर था। मैंने आपसे बोला है 25 तारीख तक मैं आप लोगों को हर एक प्रकार का सैंपल लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप ये डिसाइड कर सकें कि इस कोचिंग में हम लोग आपको किस तरीके से आपको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है सर्वेइंग। सर्वेइंग का आपका क्या है, निरीक्षण। जितने भी एग्रीकल्चरल कंस्ट्रक्शन होते हैं या एग्रीकल्चरल फील्ड में वाटर प्लानिंग करी जाती है या पानी किस तरीके से भरना है और पानी किस डायरेक्शन में बाहर निकलना है, सबका एक सबसे बेसिक पार्ट होता है सर्वेइंग। भूमि का निरीक्षण यहाँ पर किया जाता है। जिस भूमि के ऊपर हम अपना फार्म हाउस बना रहे हैं या फार्म प्लानिंग कर रहे हैं, फार्म रेजिडेंस बना रहे हैं या एनिमल रेजिडेंस बना रहे हैं, या हम उसके आपकी क्रॉपिंग के लिए प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी ग्राउंड पे, तो हमको ग्राउंड की हर एक इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। कितना बड़ा ग्राउंड है, उसमें ऊंचा और नीची जगह कहाँ पर है, ताकि पानी निकलने की डायरेक्शन पता हो और उसी तरीके से उस ग्राउंड को डेवलप किया जाए कि पानी एक ही डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकले। तो आपके पास सर्वेइंग जो होता है, बेसिकली ये होता क्या है, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में दो तीन चीजें पढ़ रखी हैं। क्या क्या पढ़ रखा है हम लोग मैथ में? हम लोगों ने मैथ पढ़ी है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका हिंदी कितने लोगों को पता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक, निर्देशांक में दीर्घ संधि है, निर्देश और अंक, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो तीन एसेंशियल कोऑर्डिनेट होते थे, याद करिए, एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड। और एक चीज और होती थी जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी है और ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ी है। हम लोग सर्वेइंग में ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मिक्स कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज और होती है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग को बोलते हैं क्या, इसे त्रिकोणमिति बोला जाता है। इसे त्रिकोणमिति में आप लोगों ने त्रिभुज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन उसमें त्रिभुज में एक बहुत एसेंशियल चीज होती है जिसको बोलते हैं एंगल। त्रिभुज का एंगल, अगर कोई भी त्रिभुज है तो उसके जो एंगल्स हैं आपके, मान लीजिए θ1, θ2 और ये θ3 एंगल है, तो त्रिभुज के एंगल्स को ही मेजरमेंट करके त्रिभुज की और भी चीजों को परिभाषित किया जाता है। तो एक एंगल इसका एक एसेंशियल पार्ट है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स, वाई और जेड नाम की तीन डायरेक्शंस होती थी। तो सर्वेइंग जो हमारी है वो इन दोनों का क्या है, मिक्सचर है। तो सर्वेइंग का मतलब क्या हो गया कि सर्वेइंग पहली बात किसकी करेंगे, तो लैंड की करेंगे। ठीक है, तो लैंड या भूमि। तो भूमि पर, सॉरी इसको थोड़ा मिटा के, हिंदी हल्का सा हिंदी लिखने में एक आध बार मुझे दिक्कत आती है। वैसे हिंदी मीडियम छात्र हूं, फिर भी इंग्लिश लिखते लिखते थोड़ी आदत खराब हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूमि पर एक्स, वाई, जेड, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तीनों पॉइंट और ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट। ट्रिग्नोमेट्री से लिया क्या हमने, थीटा। एक्स, वाई और जेड, थीटा को स्थापित करना, स्थापित करना क्या कहलाता है, सर्वेइंग कहलाता है। अब ये स्थापित करना या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इंग्लिश मीडियम बच्चे देख लें, इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्स, वाई, जेड एंड थीटा, एंगल और ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड का इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्स, वाई, जेड एंड थीटा ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर।
इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, इज कॉल्ड सर्विंग, इसे सर्विंग कहते हैं। ठीक है, इसे सर्वेइंग कहते हैं। तो एक्स वाई जेड और थीटा को मिलाकर क्या बनता है, सर्वेइंग बनता है। आप देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग इसका एक छोटा सा सैंपल डायग्राम बनाएंगे, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। देखिए कैसे आपको समझ में आने वाली। सर्वेइंग की बेसिक डिफिनेशन बता के और उसको उससे रिलेटेड एक टॉपिक हम आपको बताएंगे, यही आज के सैंपल लेक्चर का पार्ट है। तो सर्वेइंग में आपने यहां तक आ गए कि भैया एक्स वाई जेड और थीटा। अब एक्स वाई जेड और थीटा को कैसे लाएंगे, तो देखिए हम यहां पर कैसे बना रहे हैं, दो एक्सिस में बनाने वाला हूं, ठीक है। एक मैं बनाऊंगा एक्स वाई और दूसरा बनाऊंगा जेड। देखिए वो किस तरीके से मैं ड्रॉ करूंगा। देखिए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, इधर की तरफ मैं दिखा रहा हूं वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक प्लेन को दिखा रहा है, जैसे मान लीजिए ये आपने एक बना दिया प्लेन, ये एक प्लेन हो गया, और इस प्लेन पर जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो आपने ड्रॉ कर दी। तो यहां पर ये जो तीन एक्सिस बने हैं तीनों 90 डिग्री पर हैं। ये इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, और इसके और इसके बीच का कोण 90 डिग्री। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। ठीक, एक्स वाई और जेड। यहाँ पर हम लोगों ने अगर इसको बोल देंगे तो ये 90 डिग्री, तो ये तीनों एक्सिस का कोण 90 डिग्री है, और यहाँ पर एक प्लेन दिखाया गया। ठीक उसी तरीके जैसे आप कमरे की जमीन को देखें, जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे की जमीन में दो एक्सिस आपने चुन लिया, एक एक्सिस हो गया एक्स, एक एक्सिस हो गया वाई, और एक जो कोने में वर्टिकली ऊपर की तरफ गया है ये हो गया आपका जेड एक्सिस। तो ये आपका एक प्रकार का कमरा था, कमरे की ये जमीन है, उसमें वाई और एक्स एक्सिस आपने बना लिया, और कोने में जो ऊपर की तरफ जो कमरे की भुजा गई हुई है वो आपकी क्या है, जेड एक्सिस है। तो उसको आप चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका रूम कोई सा भी होगा वो ऐसे लगभग दिख रहा होगा, ठीक है, 3 डायमेंशनली अगर देखें तो ये आपका हो गया जेड, और कमरे जिस भूमि पर आप बैठे हुए हैं ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो 3 डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पर अगर आप मान लीजिए इस बिंदु पर खड़े हैं, मान लीजिए कमरे में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आपसे कोई चीज एक्स दूरी पर है, कोई चीज आपकी एक्स दूरी पर है, तो देखिए इसमें कैसे होता है कि आपसे कोई, अच्छा सॉरी, मान लीजिए कोई वस्तु आपसे इस यहाँ पर कितनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी आप निकालें तो मान लीजिए ये आपसे एक्स दूरी पर हॉरिजॉन्टली मौजूद है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपके आपके और इसके बीच की दूरी मान लीजिए कितनी है, ये दूरी आप कितनी भी मान सकते हैं, मान लीजिए ये दूरी डी है, ये दूरी डी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको बताएं कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अगर आप इधर की तरफ हॉरिजॉन्टली चलेंगे, अपने पॉइंट जहां पर आप बैठे हुए हैं, जो आपसे डी दूरी पर एक बिंदु है, यहां तक जाने के लिए अगर एक्स एक्सिस के समांतर चलेंगे तो मान लीजिए आप एक्स डिस्टेंस चलते हैं, ठीक है, और अगर वाई एक्सिस के समांतर चलेंगे तो वाई डिस्टेंस चलते हैं। यहां पर क्या है कि अगर हम केवल एक्स डिस्टेंस के समांतर चलें और यहां से यहां तक की दूरी डी दी हुई है और इनके बीच का हमें कोण पता चल जाए, ठीक है, तो हम एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन बता सकते हैं। वो रिलेशन कैसे निकलेगा, अगर यहां से यहां तक जाने के लिए आप वाई दूरी चले हैं तो इसी वाई को यहाँ पर लंब डाल के मिला दीजिए, ये दूरी भी कितनी हो जाएगी वाई, और यहाँ पर एक कोण मिलेगा जहां पर ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ये जो ट्रायंगल है ये जमीन पर लेटा हुआ है, ऐसा समझिए, ये है 90 डिग्री का कोण, और इसी ट्रायंगल को बाहर निकाल लेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ऐसा एंगल थीटा, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, और ये हो गया डी। अगर आपसे बोला जाए कि y का x में रिलेशन क्या होगा तो tan थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा y अपॉन x, y बराबर क्या हो जाएगा x tan थीटा। तो आपने क्या किया, x और y का रिलेशन किसके थ्रू निकाला, थीटा के थ्रू। और यहाँ पर एक पॉइंट जो है जिस ग्राउंड पे आप बैठे थे, जिस जगह पर आप बैठे थे वहीं से d दूरी पर मौजूद था, इसकी वजह से आपने x और y के बीच या जो थीटा एंगल है इसके रिलेशन से x और y का रिलेशन निकाला। क्या यहाँ पर x का रिलेशन या y का रिलेशन z से निकाला जा सकता है, तो जवाब है नहीं निकाला जा सकता। क्यों, क्योंकि आप जिस भूमि पर बैठे हैं या कमरे की जिस फ्लोर पर आप बैठे हुए हैं उस फ्लोर से जो दूसरा बिंदु वो भी फ्लोर पर ही है। इसका मतलब ये हो गया कि आप में और उस बिंदु में ऊंचाई निचाई में कोई अंतर नहीं है। जहां पर आप बैठे हैं और आपसे दूरी पर कोई एक बिंदु है,
आपके ही रूम पर मौजूद है, उसी ग्राउंड पे मौजूद है, इसका मतलब आप में और उस बिंदु की ऊंचाई निचाई में कोई अंतर नहीं है। अगर ऊंचाई निचाई में अंतर होता तभी z की बात होती या तीसरे निर्देशांक की जरूरत पड़ती। ठीक है, तो तब हम लोग z की बात यहां पर करते। तो अगर मान लीजिए ये बिंदु थोड़ा ऊंचाई पे होता तो हम लोग क्या करते कि वहां पर भी एंगल के थ्रू एक रिलेशन बना लेते और हमारा काम बन जाता। ठीक है, तो देखिए एंगल के थ्रू रिलेशन बनाया जा सकता था, वहां भी बनाया जा सकता था। जैसे मान लीजिए इसी बिंदु पर ये वाला बिंदु थोड़ा सा ऊंचाई पे होता, ये मतलब ये फ्लोर प्लेन ना होकर थोड़ा इंक्लाइंड होता, तब ऐसा हो सकता था। तो जनरली आप लोग समझने के लिए बता दूं आपको कि अगर यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर जेड एक्सिस दिखाया गया है, यहीं से मैंने निकाल ले रहा हूं बाहर। ठीक है, और एक बिंदु जो है, मान लीजिए आप कमरे के फर्श पर यहाँ बैठे हुए हैं, इस जगह पर आप हैं, इस जगह पर कौन है, आप हैं। जैसे आप यहाँ बैठे थे उसी तरीके से आप यहाँ बैठे हैं एक्स एक्सिस के इस बिंदु पर, और जेड एक्सिस जो आपके कमरों में जो कोने वाली जो दीवार खड़ी हुई है, जेड एक्सिस जो यहाँ पर हमने शो किया, जेड एक्सिस आप कहाँ बैठे हैं, यहाँ पर, और जेड एक्सिस पर मान लीजिए यहाँ पर एक चींटी है। तो वो चींटी जब आपको दिखाई देगी तो इस जगह पर दिखाई देगी, लेकिन वो चींटी क्या उस तल पर है जिस तल पे आप हैं? नहीं। आप और चींटी के बीच में अगर हम लोग यहाँ पर एंगल निकाल लें, ये एंगल हो गया थीटा, तो ये डिस्टेंस कितनी मान लीजिए कहलाएगी, जेड एक्सिस पर मान लीजिए हमने इसको बोल दिया स्मॉल जेड, और एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस हमने कह दिया स्मॉल एक्स। यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा, tan थीटा बराबर जेड अपॉन एक्स, तो जेड बराबर एक्स इंटू tan थीटा, ये रिलेशन यहां पर बन जाएगा। और इस रिलेशन के बनते ही आपको यहां पर क्या पता चल रहा है, यहां पर आपको ये पता चल रहा है कि z और x के बीच में रिलेशन स्थापित किया जा सकता है। तो सर्वेइंग की थोड़ी और अच्छी डिफिनीशन हम आपको बताएं, सर्वेइंग का और अच्छी डिफिनीशन क्या होती है कि इस्टेब्लिशमेंट, हिंदी बताऊंगा इसकी, हिंदी मीडियम वाले छात्र परेशान नहीं होंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल पॉइंट, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल पॉइंट, वाई मतलब वर्टिकल पॉइंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट, वाई मतलब सॉरी 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 डिफिनीशन में थोड़ी सी कमी है थोड़ा, एक्स एंड वाई मतलब हॉरिजॉन्टल पॉइंट, जेड मतलब वर्टिकल पॉइंट, एंड एंगल थीटा बिटवीन द पॉइंट्स। Establishment of एक्स वाई विच आर हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स, यहां पर आपको दिख रहा है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो पॉइंट है। ठीक है, या जैसे यहां पर भी देख सकते हैं, अगर आप किसी भी इस प्लेन की बात करें, कमरे के फर्श की बात करें जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, तो इस पर किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए आपको एक्स और वाई की जरूरत पड़ेगी, दोनों ही हॉरिजॉन्टल पॉइंट है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल पॉइंट एंड जेड वर्टिकल पॉइंट एंड एंगल थीटा बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, यहां पर एक छोटा सा करेक्शन कर दे रहा हूं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप, संबंध स्थापित करना है ना भैया, इस रिलेशनशिप, establishment of relationship of xy horizontal point, z vertical point and angle theta is called, ठीक है, एंगल थीटा ऑन द ग्राउंड is called surveying. This is the most accurate definition of surveying. हिंदी में बता देता हूं, आप सभी लोग समझ लीजिए, बीटेक के भी सारे बच्चे इतने बड़े आंग्ल भाषी नहीं होते। इसको देखिए, भूमि पर क्षैतिज बिंदु एक्स वाई, ऊर्ध्वाधर
बिंदु Z एवं उनके बीच कोणों या थीटा की स्थापना, कोणों की स्थापना का संबंध क्या कहलाता है? सर्वेक्षण कहलाता है। ठीक है, तो आप अगर किसी ग्राउंड पर खड़े हैं, एक मान लीजिए बहुत बड़ा सा मैदान है, एक ग्राउंड के एक कोने पे आप खड़े हैं, एक दूसरा व्यक्ति उसी ग्राउंड पर आपसे कुछ दूरी पर खड़ा है, तो वो आपसे कितनी दूरी पर खड़ा है इसको पता करने के लिए आपको क्या करना होगा? खुद को मूल बिंदु मानकर, खुद को 0 0 मानकर उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमें उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए क्षैतिज और एक्स और वाई डायरेक्शन में कितना कितना चलना पड़ेगा, ये बात हमें निकालनी पड़ेगी। तो वो एक्स वाई हो गया। अगर मान लीजिए आप ग्राउंड में किसी बिंदु पर खड़े हैं और दूसरा व्यक्ति आपसे कुछ ऊंचाई पर खड़ा है, मान लीजिए ग्राउंड में मट्टी फैली हुई है, मट्टी का टीला है या मट्टी का छोटा सा एक पहाड़ है, आप क्या है नीचे खड़े हैं, एक आदमी ऊपर खड़ा है, तो ग्राउंड में तो आप दोनों खड़े हैं लेकिन उसकी ऊंचाई आपसे ज्यादा है, तो ऊंचाई को पता करने के लिए आपको उसकी ऊंचाई और अपनी निचाई के बीच में एंगल पता करना पड़ेगा। तो आप और उसके बीच में थीटा के थ्रू फिर से रिलेशन निकलेगा जो एक्स और जेड का रिलेशन कहलाएगा या वाई और जेड का भी रिलेशन कहला सकता है। दोनों स्थिति में हम लोग कर क्या रहे हैं? भूमि पर दो क्षैतिज बिंदु, एक ऊर्ध्वाधर बिंदु और उनके बीच के कोणों की स्थापना को करना क्या कहते हैं? सर्वेइंग कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आज के सैंपल लेक्चर में जो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बताऊं, क्योंकि ये अनटचेबल पार्ट है थोड़ा सा, तो इसके बारे में मैं आप लोग से आज डिस्कस कर लेता हूं। आप लोग सबसे पहले सर्वेइंग में बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक होता है सर्वेइंग में लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट या लीनियर को क्या बोलते हैं? रेखीय मापन, रेखीय मापन। दूसरा होता है लेवलिंग, लेवलिंग को बोलते हैं तलेक्षण, तलेक्षण। ठीक है, और तीसरा होता है एंगल मेजरमेंट, जो आपको इसके पहले जो मैंने डिफिनीशन बताई उसमें एक्स वाई और जेड और थीटा की बात करी गई थी। एंगल मेजरमेंट या इसको क्या बोलेंगे? कोण मापन। तो लीनियर मेजरमेंट में एक्स और वाई हो जाते हैं, लेवलिंग के लिए जेड निकाला जाता है और एंगल मेजरमेंट में थीटा निकाला जाता है। ठीक है, तो जितने भी चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ रखे हैं, जैसे रेंजिंग रॉड होती है, चेन होती है, टेप होता है, इनवार टेप होता है और आपकी करेक्शन होती है चेन के अंदर, ये सारी चीजें लीनियर मेजरमेंट का पार्ट हो जाती हैं। जहां पर आप लोग ऑटो लेवल, डंपी लेवल और लेवलिंग स्टाफ के बारे में पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है? ऑटो लेवल, डंपी लेवल, लेवलिंग स्टाफ, ये सारी चीजें लेवलिंग का पार्ट हो जाती हैं। और जहां पर आप थियोडोलाइट के बारे में पढ़ते हैं और टैकोमेट्री नाम का एक शब्द होता है, हिंदी में भी उसे टैकोमेट्री ही बोलते हैं, ये आपकी एंगल मेजरमेंट का पार्ट हो जाता है। ठीक है, टैकोमेट्री में एंगल मेजरमेंट के थ्रू सपोर्ट लिया जाता है टैकोमेट्री के अंदर। तो इसमें आज मैं एक टॉपिक उठा रहा हूं तलेक्षण से। जनरली ये टॉपिक ही लोगों को कंफ्यूज करता है, तो आइए इसी को आज क्लियर कर देते हैं कि तलेक्षण में आप लोग यहां पर क्या पढ़ेंगे। देखिए, तलेक्षण हिंदी है, सॉरी इंग्लिश है लेवलिंग, हिंदी है तलेक्षण। तलेक्षण का मतलब कि हम लोग तल एक क्षण, तलेक्षण का मतलब हम लोग की जो है, लेवलिंग का मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन पॉइंट, बिटवीन पॉइंट्स। इसकी हिंदी होगी बिंदुओं के बीच
ऊंचाई और ऊंचाई, बिंदुओं के बीच ऊंचाई और निचाई का संबंध स्थापित करना। ऊंचाई और निचाई का संबंध स्थापित करना, यही आपका क्या कहलाता है? लेवलिंग कहलाता है। ओके, देखिए 1 मिनट। ऊंचाई और निचाई का संबंध स्थापित करना ही लेवलिंग कहलाता है। अभी अपने पास रिकॉर्डिंग चल रही है और हमारे पास जो है टाइम है, इसमें थोड़ा सा मेमोरी भर चुकी है ना, इसलिए थोड़ा बीच में देख रहा हूँ, कल की तरीके वीडियो लेक्चर ब्रेक होके 2 पार्ट में बनाना पड़ जाएगा। ठीक, ऊंचाई और निचाई का संबंध स्थापित करना लेवलिंग कहलाता है। अब ये संबंध स्थापित कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊंगा। इसके लिए आपको लेवलिंग में वैसे इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली 2 इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप जान लीजिए। 2 क्या डालेंगे आप? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है उपकरण। 2 उपकरण के बारे में आप जान लीजिए। एक उपकरण आपका है ऑटो लेवल, ठीक है, ऑटो लेवल, या इसको क्या बोलेंगे? स्वतः तलेक्षण यंत्र। बहुत सारे होते हैं, ऑटो लेवल के अलावा भी यूज होते हैं, डंपी लेवल यूज होता है, थियोडोलाइट यूज होता है, बहुत सारी चीज यूज होती है, लेकिन एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट देखने में कैसा होता है, उसका पूरा चित्रण तो मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उसका पूरा चित्र आपको जब मैं पेड क्लास जहां पर होगी वहां पर उसको उसके पीडीएफ में उसका चित्र बना के उसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन उसका जो मेन पार्ट होता है, देखिए वो कैसे बना होता है, इसको देख लीजिए। जैसे आप अपने घर में कभी कभी मोबाइल का कैमरा लगाने के लिए स्टैंडी लगाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर एक स्टैंडी लगाई जाती है। कैमरे को स्टैब्लिश करने के लिए 3 पाए का नहीं चीज रखी जाती नीचे, उसी तरीके से 3 पाए की एक चीज यहाँ रख दी जाती है, जिसको बोलते हैं स्टैंड। और यहाँ पर एक कैमरा लगाया जाता है, यहाँ पर एक दूरबीन लगाई जाती है। बेसिकली कैमरा नहीं बोल सकते, लेकिन आजकल एडवांस टेक्निक में कैमरा भी चल रहा है। दूरबीन लगाई जाती है, जिसमें एक तरफ से इंसान के देखने के लिए व्यवस्था होती है, और दूसरी तरफ से हम लोग यहां से झांकते हैं, और यहाँ पर एक और लेंस लगा होता है, और इस जगह एक लेंस लगा होता है, और बीच में एक लेंस होता है। ठीक है, इस वाले लेंस से हम लोग झांकते हैं। इस वाले लेंस को आगे और पीछे करके हम लोग अपनी आंख पर फोकस बनाते हैं, और इस वाले लेंस से हम लोग बाहर की तरफ देखते हुए किसी चीज को देखने का प्रयास करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला लेंस हो गया जहां से हम लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग यहां से अंदर देख रहे हैं, तो इसी लेंसवा का नाम रख दिया गया है आई पीस। आई पीस लेंस है भैया ये। क्या बोलेंगे इसको? दृश्य लेंस। मालिक, जहां से आदमी झांकेगा वही दृश्य लेंस कहलाएगा, यहीं से तो देख रहे हो। और ये वाला जो लेंस है, जिसको हम लोग आगे पीछे की तरफ करके अपनी आंख पर क्या बना रहे हैं? फोकस बना रहे हैं, ताकि हमको यहां से देखने वाली चीज कैसी दिखाई दे? साफ दिखाई दे। तो इस लेंस का नाम क्या रखा गया है? फोकस लेंस। फोकस लेंस, या इसको फोकस लेंस भी बोलते हैं हिंदी में, और सर्वेइंग की लैंग्वेज में इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं एनालिटिक लेंस। एनालिटिक लेंस, या इसका हिंदी क्या बोलेंगे? विश्लेषण, विश्लेषक, विश्लेषक लेंस। मतलब विश्लेषण कौन करता है? कोई इंसान करता है। जो चीज विश्लेषण करे वो कौन है? विश्लेषक है। तो एनालिटिक लेंस क्या करता है? एक प्रकार का विश्लेषण करता है। किसके बीच में? इन 2 लेंस के बीच में। जब हम कोई वस्तु इसके आगे रखेंगे तो यहां से प्रकाश की किरण चलेगी, इस वाले लेंस पे पहुंचेगी, फिर इस वाले लेंस से होते हुए आपके आंख तक पहुंचेगी। तो हम अपनी आंख पर फोकस को मैनेज करने के लिए इसको आगे पीछे करेंगे, तो एक प्रकार की क्या कर रहे हैं? विश्लेषण कर रहे हैं। तो एनालिसिस का मतलब विश्लेषण, और एनालिसिस से शब्द क्या आया? एनालिटिक।
तो ये रिलेशन समझ में आ रहा है ना, हाउ एनालिसिस एंड एनालिटिक कनेक्टेड। एनालिसिस मतलब विश्लेषण और एनालिटिक मतलब उस विश्लेषण से निकला हुआ एनालिटिक शब्द है। तो ये इसका क्या हो गया, एनालिटिक लेंस इसका नाम हो गया। एनालिटिक लेंस का जो काम है वो क्या है, एनालिसिस करके आपकी आंख पर फोकस को ठीक से क्लियर करना। और जो तीसरा लेंस है, जहां से अभी तो आप यहां से झांके इस वाले लेंस पे पहुंचे, अब यहां तक पहुंचे, तो इस वाले लेंस का नाम है ऑब्जेक्ट लेंस, या इसको क्या बोलेंगे, वस्तु लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस। ये जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है, आई पीस या दृश्य लेंस होता है भैया, ये लेंस तो देखने में गोल होता है, सीधा ऐसा, ठीक है, गोल होगा और बीच में उठा हुआ होगा, ठीक है। ये लेंस वैसे शेप में गोल होता है, शेप की हम लोग यहां बात करेंगे। ओह, इधर चला गया यार। आगे तो जो शेप की बात करेंगे तो देखने में कैसा होता है भैया, गोल होता है। ये वाला लेंस, ये भी जो है दो दो लेंस से मिलकर बना होता है, लेकिन मालिक देखने में यह गोल होता है। और तीसरा लेंस जो है आपका ऑब्जेक्ट लेंस या तीसरा वाला लेंस है, यह देखने में गोल होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट लेंस इन दोनों लेंस से एक चीज में अलग होता है, इसके अंदर ऐसे करके निशान बने होते हैं। ऑब्जेक्ट लेंस के अंदर ऐसे करके निशान बने होते हैं, ऐसा, और एक बीच में निशान बना होता है। ये जो निशान बने होते हैं इसके अंदर, ये पतली पतली मेटल के तार होते हैं। बहुत पहले सर्वेइंग के लिए, जब राजा महाराजा का समय चलता था और पहली बार जब मैप तैयार हुआ था, तो सर्वेइंग के लिए यहाँ पर मेटल के तार के बजाय घोड़े के बाल का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, घोड़े के बाल का भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी यहाँ पर मेटल के तार का इस्तेमाल करते हैं, और ये पतला बहुत होता है बाल की तरीके, इसलिए इसका नाम है क्रॉस हेयर। लेंस के अंदर क्या लगाए गए हैं, पतले पतले तार लगाए गए हैं, और ये पतले पतले तार को टाइट करने के लिए यहाँ पर चूड़ी दी गई है। जैसे आपकी घड़ी के अंदर, घड़ी के किनारे चूड़ी लगी होती है, घड़ी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी या उसके अंदर स्थिति ऊर्जा को स्टोर करने के लिए, इसी तरीके से इसमें भी चूड़ी लगी होती है इन तारों को तानने के लिए, ठीक है। तो ये क्रॉस हेयर होते हैं और इस लेंस के अंदर लगे होते हैं, इसी का नाम रखा गया है क्रॉस हेयर, या हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर का मतलब क्या हो गया कि ऐसे पतले पतले तार जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, क्रॉस हेयर। हेयर क्यों, क्योंकि बहुत पतला है। तो एक इंस्ट्रूमेंट इमेजिन करिए जिसमें आप झांकें अंदर की तरफ, ऐसे जब झांकें तो पहले नंबर पे आपको क्या मिलेगा, आई पीस, क्योंकि यहीं से आप झांक रहे हैं। दूसरे नंबर पे कौन सा लेंस मिलेगा, ये वाला फोकस लेंस, जिसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे कौन सा लेंस मिलेगा, ऑब्जेक्ट लेंस, जो देखने में कैसा है, ऐसा है। तो अंदर से जब झांकेंगे तो बाहर देखने पर, जब आप अपने फोकस वाले लेंस को आगे पीछे करेंगे तो बाहर जो भी चीज दिखाई देगी उस पर ये चीज बना हुआ दिखाई देगा ना, है ना। अगर ये चीज बना हुआ दिखाई देगा तो इसी चीज का फायदा हम लोग उठाते हैं, किस चीज में, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने में। अब आते हैं दूसरे एसेंशियल चीज पर, जिसको बोलते हैं हम लोग लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ, या इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में भी इसको क्या बोलेंगे, लेवलिंग स्टाफ ही बोलेंगे। स्टाफ का मतलब छड़ होता है, वैसे स्टाफ का मतलब कोई चीज जो लंबी सी है उसको बोलते हैं, वैसे लेवलिंग स्टाफ इसको बोला जाता है। जैसे स्केल, स्केल की हिंदी क्या है भैया, स्केले है, ठीक है, उसी तरीके से लेवलिंग स्टाफ। ये हालांकि दिखने में कैसी होती है, स्केल जैसी। लेवलिंग स्टाफ दिखने में ऐसे होती है, लंबी सी वर्टिकल एक पट्टी, लकड़ी की बनी हुई एक पट्टी होती है, मेटल की भी होती है, लकड़ी की भी होती है, जिसमें लेवलिंग स्टाफ, जिसमें क्या होता है, इसके अंदर जैसे इसके अंदर ही दो तीन लेवलिंग स्टाफ फंसे हुए होते हैं। जैसे आपके पास पहले रेडियो में एक एंटीना होता था, जिसको आप ऐसे दबा दीजिए तो छोटा हो जाता है, जब खोलेंगे तो क्या होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, के बाद एक खुलता जाएगा। उसी तरीके से ये लेवलिंग स्टाफ होता है। जैसे आजकल एक सीढ़ी आती है,
अक्सर आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन सीढ़ी लेके आते हैं, जो एक के अंदर एक पहनी हुई होती है, फिर उसको खोलते चले जाते हैं, सीढ़ी लंबी हो जाती है और किनारे उसमें क्लिप निकलती चली जाती है जो उसको अंदर फिर से बंद होने से रोकती है। उसी तरीके से लेवलिंग स्टाफ में भी लीवर्स लगे होते हैं और लेवलिंग स्टाफ को जब आप खोलना चालू करेंगे तो इसका एक हिस्सा निकलेगा ऐसे करके बाहर, दूसरा हिस्सा अंदर से बाहर निकल आएगा, फिर इसके अंदर से तीसरा हिस्सा बाहर निकल आएगा। तो ऐसे करके लेवलिंग स्टाफ की लंबाई को भी आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन लेवलिंग स्टाफ की खासियत क्या होती है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर हमने लेवलिंग स्टाफ बनाया, लेवलिंग स्टाफ के ऊपर ऐसे ऐसे निशान बने होते हैं। लेवलिंग स्टाफ को ऐसे ऐसे निशान बने होते हैं। और आपको पता है कि कोई भी चीज के बीच में अगर इन दो जो निशान कई सारे बने हैं, किसी दो निशानों के बीच की दूरी क्या होगी, हर एक जगह पर क्या होगी, बराबर होगी। और किन्हीं दो निशानों के बीच की दूरी जो होती है लेवलिंग स्टॉप में होती है 5 mm। कितनी होती है, 5 mm। अगर इस लेवलिंग स्टाफ को हम लोग थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करें तो आपको देखिए समझ में आएगा। लेवलिंग स्टाफ को हमने ऐसे वर्टिकल पट्टी दिखाया है, अब वर्टिकल पट्टी के बाद इसको अगर हम यहाँ पर फिर से ऐसे ड्रॉ कर दें, देखिएगा दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो लेवलिंग स्टाफ, इसमें अगर हम इसको क्या करें, लंबी एक पट्टी इस पे बना दें, देखने में ऐसा होगा। और इस पर क्या है कि अंकन है, कई सारे अंकित हैं इसके ऊपर, कई सारे ऐसे ऐसे करके। ये जो अंकित है इसके ऊपर, इसमें प्रत्येक दो खानों के बीच की दूरी, चाहे यहाँ नापिए चाहे यहाँ नाप लीजिए, चाहे इनके बीच की नाप लीजिए, इनके बीच, हर जगह क्या होगी, समान होगी। और प्रत्येक जगह पर दो छोटे खानों के बीच की दूरी कितनी होगी, 5 mm। तो इसका मतलब ये लेवलिंग स्टाफ 5 mm की, जैसे आपके पास जो स्केल है जो 6 इंच की है, उसमें देखेंगे सेंटीमीटर वाले की तरफ देखिए, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm पतले पतले खाने, मतलब आपकी स्केल मिनिमम 1 mm की दूरी को नाप सकती है। तो आपकी स्केल का लीस्ट काउंट कितना हो गया, या अल्पतम अंक, लीस्ट काउंट या अल्पतम अंक। अल्पतम अंक का मतलब वह सबसे छोटी दूरी जिसे वह स्केल नाप सकती है, वो क्या है, 1 mm। उसी तरीके से वह सबसे छोटी दूरी जिसे लेवलिंग स्टाफ नाप सकता है वो कितना है, 5 mm। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 mm। तो 5 mm इस लेवलिंग स्टाफ का क्या हो गया, लीस्ट काउंट। एंड दिस इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। बहुत बार पूछा जाता है ये कि लेवलिंग इसका जो है स्टाफ का लीस्ट काउंट कितना होता है, या अल्पतम अंक, अल्पत मांक भी बोलते हैं। अल्पत मांक में क्या है, दीर्घ संधि, अल्पत, अल्पतम, अल्पत, अच्छा अल्पत मांक, अल्पतम सबसे कम, अंक मतलब संख्या, सबसे कम संख्या कितना नाप सकता है, ये 5 mm को नाप सकता है। ओके, तो अल्पतम अंक आपका हो गया, लीस्ट काउंट आपका हो गया 5 mm। ठीक, तो अब इन दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे जो इसके पहले हम लोगों ने अपना सर्वेइंग में उद्देश्य लिखा है, बिंदु के बीच ऊंचाई और निचाई का संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये संबंध कैसे स्थापित होता है। दोनों इंस्ट्रूमेंट आपके सामने मैंने बना दिए हैं। देखिए एक इंस्ट्रूमेंट हो गया ये पटरी। अब इस पटरी की खासियत क्या है कि इसमें नीचे से 0 चालू है, यहाँ क्या है 0, फिर ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ आएगा 1, फिर ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4, ऐसे करके ऊपर अंक है। तो नीचे से 0 ऊपर की तरफ अंक बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। मैक्सिमम ये 5 मीटर लंबा तक हो सकता है, कई जगहों पर और 7.5 मीटर तक भी आता है, लेकिन 5 मीटर अधिकतम इसकी ऊंचाई होती है। 5 मीटर अपने आप में बहुत ऊंची, 15 फीट की ऊंचाई होती है। तो ये 0 से लेकर ऊपर की तरफ अंक इसमें बने हुए हैं लेवलिंग स्टाफ में। लेवलिंग स्टाफ 0 से चालू होता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है। 0 के बाद पहला निशान 5 mm की दूरी पर, दूसरा निशान 5 mm, ऐसे करते 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 आधा मीटर, ऐसे करते करते 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर,
5 मीटर ऐसे बन गया, तो ये लेवलिंग स्टाफ हो गया। और यहाँ पर हो गया एक लेंस जिसके अंदर से हम लोग क्या कर सकते हैं, झांक सकते हैं। यहाँ से झांकेंगे ऑब्जेक्ट लेंस, बीच में आगे पीछे लेंस हो सकता है जिसको बोलते हैं एनालिटिक लेंस या विश्लेषण करने वाला लेंस। आगे की तरफ एक ऑब्जेक्ट पीस लगा हुआ है जिसके अंदर क्रॉस बना हुआ है ये। तो जब अंदर से झांकेंगे तो यही क्रॉस जब लेवलिंग स्टाफ पर यूज करेंगे तो यही क्रॉस कहां जाके बनेगा, इसी लेवलिंग स्टाफ के ऊपर बन जाएगा, है ना। लेवलिंग स्टाफ को आप देखेंगे लेकिन आपकी लेंस के ऊपर ये चीज बनी हुई है, तो वही चीज लेवलिंग स्टाफ के ऊपर बनी हुई भी दिखाई देगी। लेवलिंग स्टाफ पे बन नहीं जाएगा, लेकिन ये आपकी लेंस जब आप अंदर से देख रहे हैं और आपकी लेंसवे पे कोई चीज है, जैसे आपके चश्मे पे गंदगी है तो आप दीवार देखेंगे तो दीवार पर भी धब्बा दिखाई देगा, लेकिन धब्बा तो चश्मे पे है ना। उसी तरीके से ये लेंस में जब देखेंगे तो यहाँ पर जब ऐसा बना हुआ है तो जब लेवलिंग स्टाफ को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, उसके ऊपर यही चीजें बनी हुई दिखाई देगी। लेकिन वो चीज बनी कहाँ है, आपके कैमरे पर, लेकिन लेवलिंग स्टाफ पर भी बनी हुई दिखेगी। तो अब आते हैं कि इसी चीज का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए। लेवलिंग करने में देखिए इसका इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है। यहां पर मान लीजिए एक ग्राउंड में बना रहा हूं जो थोड़ा देखने में ऐसा इस प्रकार से ग्राउंड है ना। अगर आप इस ग्राउंड पे चलना चालू करें, इस ग्राउंड पे अगर आप चलना चालू करें, मान लीजिए आप यहाँ हैं, है ना, आप चलना चालू करें तो कैसे जाएंगे, पहले नीचे घुसेंगे, फिर ऊपर उठेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठते हुए फिर नीचे ऊपर करते हुए ऐसे चलेंगे। तो आप चलेंगे ऊपर नीचे, है ना, तो ये सतह कैसी हो गई, इस तरीके से गई हुई है। अब आपसे कहा गया कि हमको इस सतह पर कई सारे बिंदुओं के बीच में रिलेशन पता करना है, कौन सा बिंदु किससे कितना ऊंचा है और कितना नीचा है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपसे बोला गया रिलेशन पता करना है, तो ऐसे करके आपने ए बी सी डी ई ऐसे करके इस पे पॉइंट्स बना दिए। इन पॉइंटों के बीच में ऊंचाई नीचाई का अंतर अगर आपको पता चल गया तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सा बिंदु अगले बिंदु से कितना नीचा है। जैसे अगर ए और बी के बीच में ऊंचाई नीचाई पता करनी हो तो ए से एक क्या करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल रेखा इसे खींचेंगे और बी से ये कितनी दूरी पर है इसको पता कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ए बी बिंदु ए से कितना ऊंचा है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सी बिंदु है, अब आगे बढ़िए तो बी बिंदु से फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए और सी बिंदु से ऐसे नाप लीजिए, तो ये दूरी आपको पता चल जाएगी। तो ये पता चल जाएगा कि सी बिंदु बी से कितना वर्टिकली ऊंचा है या ऊर्ध्वाधर कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, यही ऊंचाइयां हमको पता करनी है। इसको पता करने के लिए हम लोग इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब ये इंस्ट्रूमेंट जो थे आपके पास, एक तो था दूरबीन वाला जिसमें हिया से आप देखते हैं और इसके ऊपर ऐसे करके निशान बने हुए हैं, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट था एक लंबी सी रॉड जिसमें नीचे 0 अंकित है और 5 mm की दूरी पर आपको अंकित किया गया है 1 मीटर 2 मीटर से लेकर 5 मीटर की दूरी तक। अब देखिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स को इस्टेब्लिश करेंगे। तो पॉइंट्स इस्टेब्लिश करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस दूरबीन वाले यंत्र को लाकर यहाँ पर रख देंगे। इन दोनों पॉइंट के बीच में रखिए या इस ए बिंदु के पहले कहीं रख लीजिए या एक कहूं रख लीजिए, ऐसी जगह रखिए जहां पर ए और बी दोनों बिंदुओं पर जब वो लंबी वाली रॉड जो आपकी थी जिसको लेवलिंग स्टाफ नाम दिया जा रहा था, ये है लेवलिंग स्टाफ। कैसे है देखने में, ऐसे नीचे क्या है 0 और ऐसे 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 1 2 3 4 ऐसे करके अंकन है इसके ऊपर, नीचे 0। ये लंबी सी एक लकड़ी की पटरी है जिसको आप एक आदमी से कहोगे, जिस बिंदु पर कहोगे उस बिंदु पर जाके जमीन पर सटा के ऐसे खड़ा हो जाएगा और खड़ा होके और जिधर से कैमरे से आप देख रहे हैं आपकी तरफ ऐसे मुंह करके खड़ा हो जाएगा, चूतिया तरीके, सॉरी चूतिया वर्ड नहीं बोलना चाहिए, मतलब बेवकूफ की तरीके खड़ा हो जाएगा। वो होते भी बेवकूफ ही हैं। आपको क्या कहना है, अबे ओका जमीन पे सटा के खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो जाएगा और आप दूरबीन से देखोगे। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया, यही दूरबीन को लगा दिया और यहीं से आप क्या कर रहे हैं, देख सकते हैं, इस जगह से आप देख सकते हैं
और इस जगह से बाहर देखा जाता है। मतलब यहां से आप अपनी आंख से देखेंगे और यहां से आपको बाहर दिखाई देगा। सबसे पहले आपने क्या किया, जिस जगह पर आपने इसको खड़ा किया उस जगह का आपने ये देखा कि इस जगह की एलिवेशन क्या है, इस जगह का एलिवेशन क्या है, इस जगह का एलिवेशन क्या है। क्योंकि आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को सबसे फर्स्ट लोकेशन किस जगह दी, यहां पर दी, या प्रथम बार कहां आपने खड़ा किया, इन 5 बिंदुओं के लिए ए बी सी डी ई के लिए प्रथम बार ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई की लेवलिंग में, प्रथम बार ए बी सी डी ई की लेवलिंग में इसे कहां खड़ा किया गया, इस वाले बिंदु पर। ठीक है, तो इसी बिंदु का नाम दे दिया गया 1। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने 1 क्योंकि पहली बार हमने इसको कहां खड़ा किया, ए बी सी डी ई के लेवलिंग के दौरान, जिसको बोल दिया गया 1। इसी का नाम रख दिया गया, लेवलिंग में खड़ा किया गया, या कह सकते हैं फर्स्ट लोकेशन ऑफ द ऑटो लेवल। ऑटो लेवल की जो पहली लोकेशन है किसके सर्वेक्षण में, ड्यूरिंग लेवलिंग ऑफ ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई की लेवलिंग के दौरान फर्स्ट लोकेशन ये है। तो फर्स्ट लोकेशन को जो आपकी है इसी को बोला जाता है बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब किसी भी लेवलिंग के काम को आप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, बेंचमार्क। बेंचमार्क की सबसे प्यारी डिफिनीशन कि जहां से आप अपने काम को स्टार्ट कर रहे हैं और जहां का एलिवेशन आपको पता है। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एलिवेशन का मतलब होता है किसी जगह से ऊंचाई। जैसे ये बेंचमार्क आपको कैसे पता चलेगा, इसको पता करने के लिए या तो आपको पहले से पता होगा किस तरीके से, हमारे पास जो इंडिया का ये पांचों बिंदु कहां पर है, भूमि पर है। और आपको ये चीज पता है कि अगर आप भूमि पर पानी गिराएंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा, कहां तक बहेगा, जहां तक पानी बह सकता है, जब तक निम्नतम बिंदु नहीं मिल जाता। पानी को जब तक निम्नतम बिंदु नहीं मिल जाता तब तक पानी बहता रहेगा। हमारे भारतवर्ष का जो इंडिया का जो थोड़ा मैप इस तरीके से है, भारतवर्ष का जो निम्नतम बिंदु है वो हमारे पास कहां पर है, जिसको बोला गया है मुंबई हाई। इस समय भारतवर्ष का जो निम्नतम बिंदु है, जहां से हम लोग क्या कहते हैं, जीरो मानते हैं, जिस जगह पे हम लोग बोलते हैं जीरो, तो उस जगह को बोला जाता है MSL, मीन सी लेवल। पहले ये कराची में था। सर्वेइंग डिपार्टमेंट की स्थापना इंडिया में बहुत पहले ही हो गई थी अंग्रेजों के समय, और उस समय भारत पाकिस्तान एक था। तो ये यहाँ पर सबसे निम्नतम बिंदु कराची के पास अरब सागर में था। अभी भी निम्नतम बिंदु अरब सागर में तो है, लेकिन उसको इंडिया वालों ने अपना अलग से इस्टेब्लिशमेंट कर लिया है, जिसको बोलते हैं मुंबई हाई। ठीक है, मुंबई हाई, यहाँ पर ऑयल का भंडार भी है, जहां पर एक ऑयल प्लांट भी लगा हुआ है, लेकिन ऑफशोर ऑयल प्लांट बोलते हैं। ऑफशोर का मतलब समुद्र के किनारे से दूर। तो मीन सी लेवल इंडिया का यहां से लिया गया है। मीन सी लेवल का मतलब इसको हम लोग मानते हैं जीरो। वैसे इंडिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट कहां पे है, उसको बोलते हैं कौन सा, जीरो से भी -2 मीटर की गहराई पर, बोलते हैं केरला में, जिसका नाम है कुट्टनाड, KUTTANAD, कुट्टनाड। ये केरला का लोएस्ट पॉइंट है इंडिया का। और इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, जो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कंचनजंगा के पास, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपका, सबसे ऊंचा पर्वत जहाँ पे है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, तो इंडिया के अंदर जो सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा के पास, वहां पर आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट इंडिया में प्राप्त होता है। लेकिन ये सारे पॉइंट किसके रेफरेंस में नापे जा रहे हैं, या किस बिंदु के ऊपर है या नीचे है, तो मुंबई हाई ये क्या है, इंडिया का MSL है या मीन सी लेवल है। ये क्या है, मीन सी लेवल है, या इसको क्या बोलते हैं,
मीन का मतलब क्या होता है? माध्य समुद्र तल। ये इंडिया का क्या है? माध्य समुद्र तल है, मीन सी लेवल है इंडिया का। तो मीन से लेवल अगर इंडिया का आपको है तो वहीं से आपके सारे पॉइंट्स ऊपर या नीचे बताए जाते हैं। तो जैसे आप अपने रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, इलाहाबाद के प्रयाग रेलवे स्टेशन चले जाइए, किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो वहां पे एक चीज एकदम कॉमन है। रेलवे स्टेशन के ऊपर लिखा रहता है उस रेलवे स्टेशन का एलिवेशन। जैसे कहीं लिखा है 190 मीटर, तो 190 मीटर का मतलब ये है कि जो मुंबई हाई है, जहां पर सबसे लोएस्ट पॉइंट है इंडिया का, जहां से जीरो नापा गया है या एमएसएल लिया गया है, वहां से 190 मीटर की ऊंचाई पर यह रेलवे स्टेशन मौजूद है। और वही रेलवे स्टेशन जनरली हमारे लिए किसी भी जगह पर एलिवेशन का एक मानक बना हुआ है। ये रेलवे स्टेशन का काम केवल पब्लिक को इधर से उधर ले जाना नहीं है, मानक बना भी हुआ है। और इससे बहुत सारे फायदे होते हैं हमको। जैसे मान लीजिए एक स्टेशन यहाँ पर है, दूसरा स्टेशन थोड़ी दूर पर है, लेकिन ये वाला स्टेशन ऊंचाई में ज्यादा है, मतलब ये स्टेशन ज्यादा ऊंचाई पर है, ये स्टेशन ज्यादा नीचाई पर है। ये बात कैसे पता चलेगी? जो स्टेशन मीन सी लेवल के जितना नजदीक होगा वो स्टेशन उतना नीचे, और जो स्टेशन उससे जितना ऊंचा होगा वो स्टेशन उतना ऊपर। तो ऐसा समझिए कि देहरादून से एक गाड़ी चल रही है जो आगरा आ रही है। तो देहरादून जाहिर सी बात है उत्तराखंड में है, तो ज्यादा ऊंचाई पर है, जमीन से ज्यादा ऊंचा है, मीन सी लेवल से ज्यादा ऊंचाई पर है। और आगरा क्या है? मीन सी लेवल से कम ऊंचाई पर है। तो जब उत्तराखंड से कोई ट्रेन चली देहरादून के लिए, तो पटरी पर जब उसको आप चलाएंगे तो इंजन जब उसे लेके भागेगा तो ट्रेन खुद भी भागेगी, इंजन भी लेके भागेगा, और ट्रेन को अगर अब इंजन चलाए बिना ऐसे भी रख दीजिए तो खुद ही ढनकने लगेगी अपने से आगरा की तरफ। इसका मतलब क्या है कि देहरादून से आगरा जाने के लिए हमें इंजन को कम शक्ति देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आगरा से देहरादून जा रहे हैं तो चढ़ाई पड़ेगी, तो हमें ज्यादा शक्ति देनी पड़ेगी। तो इससे ये बात पता चल रही है ना कि इंजन में पावर कितनी डेवलप करें कि कम से कम पावर में यात्रा को किया जा सके। क्योंकि एनर्जी एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं या प्राकृतिक संसाधनों द्वारा एनर्जी निकलती है, तो उसको कैसे कंजर्व करें कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल करके, ये भी काम हमारा होता है। और उसका बेसिक पार्ट क्या है? सर्वेइंग। अगर आपको यही नहीं पता कि दो स्टेशन के बीच की ऊंचाई नीचाई कितनी है तो आप ये काम कैसे कर पाएंगे? तो सर्वेइंग आपको समझ में आ रहा है ना कितना इंपॉर्टेंट चीज है। सर्वेइंग एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे पहले इंसान ने करना चालू कर ही दिया था। जैसे एक इंसान डाल पे बैठ गया, एक इंसान नीचे खड़ा है, तो उसको लग रहा है यार जो ऊपर बैठा हुआ है इसको सालों कैसे पकड़ूं। तो उसको पकड़ने की जब बात आई, इसका मतलब क्या हो गया? इंसान को इस बात का ज्ञान बहुत पहले ही था कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है। ठीक है। वैसे भारतवर्ष में या दुनिया में दो ही किस्म के लोग होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर कौन है? ऊपर कौन है? जो नीचे नहीं है। नीचे कौन है? जो ऊपर नहीं है। इसीलिए ये रिलेटिव वर्ड है, ऊपर और नीचे। तो यहां पर आपके पास क्या हो गया? बेंचमार्क। इसको क्या बोलेंगे? बेंचमार्क, जिसका एलिवेशन आपको पहले से पता है। और अगर इसका एलिवेशन आपको पहले से पता ना हो किसी बिंदु का, तो उसको क्या बोल देंगे? खुद से बोल देंगे उसका एलिवेशन कितना बोल देंगे? 0। हमने उसी को क्या मान लिया? 0 मान लिया। तो वैसे मान लीजिए इस वाले बिंदु का एलिवेशन आपको पता था, जो रेलवे स्टेशन से, या आपने ले लिया कि भैया 190 मीटर की ऊंचाई पर है। ये बिंदु 190 मीटर की ऊंचाई पर कहां से? जब आप इस वाले इस भारतवर्ष में किसी जगह पर ये 5 बिंदु हैं, ए बी सी डी ई, और इसमें ए बिंदु, जहां पर आपने ए बिंदु के पहले जहां आपने अपनी मशीन को खड़ा किया है, ऑटो लेवल को, यहां से इस बिंदु पर जहां पर मीन सी लेवल है, वहां से पहला वाला बिंदु आपका क्या है जहां पर आपने इसको खड़ा किया है? ये 190 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब मीन सी लेवल से ये 190 मीटर की ऊंचाई पर है। अब यहां पर आपने इस बिंदु को जब खड़ा कर दिया, इस अपने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को या ऑटो लेवल को खड़ा कर दिया, तो इसका नाम क्या रख दिया गया? बेंचमार्क। क्यों इसका नाम बेंचमार्क है? क्योंकि ये पहली लोकेशन है जहां पर आपने ए बी सी डी ई के लेवलिंग के दौरान इसको खड़ा किया है। ठीक है। तो बेंचमार्क में दो खासियत होती है कि ये पहले नंबर पे तो किसी भी लेवलिंग जॉब का या किसी भी लेवलिंग कार्य का सबसे शुरुआती बिंदु होता है। दूसरा, उसका एलिवेशन आपको पता है। और यदि नहीं पता है तो खुद से 0 0 ले लें।
नहीं पता है तो खुद से 0 0 ले लेंगे, इसको क्या मान लेंगे 0 0, लेकिन अभी हमको पता है कि भैया इसका लेवलिंग क्या है 190 मीटर। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, यहां पर हमको बाकी के जो बिंदु हैं इनके बारे में पता करना है कि अरे भैया ये अगर 190 पे है तो ये कितनी पर है, ये कितने पर है, ये कितने पर है, ये कितने पर है और ये कितने पर। हमको ये चीज पता करनी है। तो ये चीज पता करने के लिए देखिए यहाँ पर कुछ हिस्सा मैं मिटा रहा हूं ताकि मैं यहाँ पर कुछ चीजों को लाकर इस्तेमाल कर सकूं। ये हिस्सा मैं गायब कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बैक करके इसको देख भी सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। अब जब इस यहाँ पर वस्तु को रख दिया गया, ये पॉइंट नंबर 1 इसका नाम दे दिया गया। ठीक, और यहां से आप देख सकते हैं और यहां से बाहर देखेंगे, जहां से बाहर देखेंगे वहां पर ऐसे करके आपको पता बताया तो मैंने लेंस में ऐसे करके बना हुआ है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, बीच बीच वाला ये जो लेंस आपका है जहां से आप बाहर देख रहे हैं ऑब्जेक्ट लेंस, उसमें जो बीच वाला है इसी को हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग स्टाफ के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ पे इसकी रीडिंग आ रही है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हम अपने जहां पर ये दूरबीन है वहां खड़े हो गए। अभी देखिए दूरबीन किधर की तरफ है, इधर की तरफ देख रहे हैं ना ऐसे, लेकिन ए बिंदु कहाँ है, ए बिंदु कहाँ है, आपके पीछे है। तो क्या करिए, आप दूरबीन को ऐसे घुमाइए 90 डिग्री, 180 डिग्री ऐसे। अपनी ही जगह पर ये घूम सकता है, अपनी ही जगह पर ये घूम सकता है, तो दूरबीन को क्या घुमा देंगे ऐसे 180 डिग्री ऐसे घुमा दीजिए और खुद ऐसे हो जाइए। अब कहाँ देख रहे हैं आप, ऐसे झांकेंगे तो ए वाली बिंदु पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। और एक आदमी से आपने कहा कि ए वाले बिंदु पर जाओ और पटरी को ऐसे लेके खड़े हो जाओ, तो यही पटरी लेकर आके जब आदमी यहाँ पर खड़ा हो जाएगा तो इस पटरी का या इस लेवलिंग स्टाफ का 0 कहाँ होगा, इस जगह पर। 0 कहाँ होगा, इस जगह पर। और आप जब अंदर से झांकेंगे तो आपको यही चीज दिखाई देगी इस लेवलिंग स्टाफ के ऊपर, और ये चीज जो दिखाई देगी उसमें बीच वाला जो है ये जहां दिखाई देगा उसको नोट कर लीजिए। मतलब यहां से जब आप देखेंगे, इसको घुमा कर ही देखना है, तो यहां पर आपने देखा तो ये जहां पर देखने पर आपको इस लेवलिंग स्टाफ के ऊपर कैसा दिखेगा, जब यही ऑब्जेक्ट लेंस यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लेंसवा दिखाई देगा और इसके ऊपर रीडिंग दिखाई देगी। तो ऐसे करके बना होगा, ऐसे ऐसे बीच वाली लाइन और ऐसे। तो ये बीच वाला कहाँ पहुंच रहा है यही आपको ध्यान से देखना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम देख सकते हैं बीच वाला ऐसे बनाया हमने सैंपल के तौर पे 1.7 पर पहुंच रहा है, 1.7 मीटर पे बीच वाला पहुंच रहा है। ठीक, उसके बाद आपने फिर से अपनी दूरबीन को पहले आपने घुमा के इधर देख लिया ए वाले बिंदु पर, अब आपको बी वाले बिंदु पे देखना है और इसी आदमी से कहना है कि भैया ए बिंदु छोड़ो अब बी पे आके खड़े हो जाना। तो आप क्या करेंगे, अपनी दूरबीन को अब वापस ऐसे घुमा लीजिए। जब वापस ऐसे 180 डिग्री घुमाएंगे तो खुद आप ऐसे आ जाइए। अब फिर यहाँ से झांकिए, तो जब यहाँ से झांकेंगे तो यही जो रॉड लेकर जो आदमी यहाँ खड़ा था यहाँ पर आपको 1.7 मीटर की ऊंचाई मिल गई। अब यही लेवलिंग स्टाफ को लेके ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब जब आप फिर से अंदर से झांकेंगे तो फिर यहाँ एक रीडिंग मिल जाएगी आपको। मान लीजिए अगली बार जब आप झांके तो यहाँ पर आपको रीडिंग मिली 1.5, 1.5। ठीक, अब आते हैं कि यहाँ पर खड़े खड़े क्या आप सी बिंदु पर भी ये आदमी चला जाए तो क्या देख पाएंगे। तो इसी के अंदर से आप झांके, उससे कहे भैया जरा सी पे जाओ। जब वो सी पे गया तो भी आपको यहीं से दिख रहा था, तो ये व्यक्ति यहां तक चला गया। तो जब आप यहां से झांके तो ये अंदर की तरफ झांकते ही आपको इस जगह पर फिर से आंख पर अपने क्या दिखाई देगा, रीडिंग दिखाई देगी। मान लीजिए यहाँ पर रीडिंग आपको मिल गई 1.3। ठीक, तो ये आपको 3 रीडिंग्स जो मिली है इन पर ही मैं आपको कुछ एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ठीक है, 3 रीडिंग जो आपको मिली है इसमें देखिए, क्योंकि
1.7 मीटर वाली जो रीडिंग है, ये आपकी फर्स्ट रीडिंग है। कहां से? पोजीशन नंबर 1 से। ठीक है, पोजीशन नंबर 1 से कौन सी है? ये फर्स्ट रीडिंग है 1.7 मीटर। तो 1.7 मीटर इज द फर्स्ट रीडिंग। प्रथम रीडिंग। ये क्या है आपकी प्रथम रीडिंग? कहां से? फ्रॉम पोजीशन 1। पोजीशन 1 कौन सी है? ये वाली। यहां पर क्या है? ये लेवलिंग उपकरण है। लेवलिंग उपकरण की प्रथम पोजीशन से ली गई पहली रीडिंग ये कौन सी है? 1.7 मीटर इज कॉल्ड, या इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं बैक साइट। ये आपके ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या कहते हैं इसे? बैक साइट। SIGHT। बैक का मतलब पश्च, तो क्या बोलेंगे इसको? पश्च अवलोकन। पश्च अवलोकन, बैक साइड या पश्च अवलोकन। इसकी पहचान क्या है? कि इंस्ट्रूमेंट ABCDE को के ऊंचाई निचाई को नापने के लिए आपने काम को लिया, प्रथम जगह पर इंस्ट्रूमेंट को रखा, और बिंदु A पर जो पहली रीडिंग थी 1.7 मीटर थी, तो यही रीडिंग क्या कहलाएगी? बैक साइड कहलाएगी। अब आते हैं इस पर, और उसका मान कितना है? 1.7 मीटर। अगली रीडिंग क्या ले रहे हैं आप? यहां से 1.5 मीटर। ये जो रीडिंग है ये क्या कहलाएगी? इसको ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि ये रीडिंग को दो प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। कैसे? अगर आपको सी वाला बिंदु यहां से ना दिखाई देता, तो आप अपने इस इंस्ट्रूमेंट को यहां से निकालते और बी और सी के बीच में लाके रख लेते। बी और सी के बीच में यहां से उठाते और यहां रख लेते, तो पोजीशन नंबर 2 मिल जाती। लेकिन आपको यहां पे अभी सी बिंदु दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब सी बिंदु दिखाई दे रहा है, लेकिन डी बिंदु आपको इस पोजीशन 1 से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि यहां पर इसी पोजीशन से खड़े खड़े हमने बी वाले पर रीडिंग लिया, सी वाले पर भी रीडिंग लिया। इसका मतलब बी वाली जो रीडिंग है ये इस पोजीशन पे खड़े खड़े आखिरी रीडिंग नहीं है, तो ये आखिरी रीडिंग के पहले वाली रीडिंग है और पहली रीडिंग के बाद वाली रीडिंग है। मतलब ए बिंदु की रीडिंग लेने के बाद बी बिंदु पर जो रीडिंग हमें मिल रही है, यह रीडिंग सी बिंदु की रीडिंग के पहले वाली रीडिंग है। तो इसी रीडिंग का नाम 1.5 मीटर, जो इसी को रखा गया नाम इसका इंटरमीडिएट साइट। इंटरमीडिएट साइट या मध्य अवलोकन। मध्य क्यों बोला गया? क्योंकि आखिरी रीडिंग के पहले। मध्य अवलोकन। और उसके बाद तीसरे नंबर पर रीडिंग क्या ले रहे हैं मालिक? 1.3 मीटर। 1.3 मीटर जो है ये आपकी पोजीशन 1 से ली गई आखिरी रीडिंग है। तो किसी भी पोजीशन से ली गई आखिरी रीडिंग ये क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं फोरसाइट या अग्र अवलोकन। तो देयर आर 3 डेफिनेशंस, 3 डेफिनेशंस हैं। लेवलिंग उपकरण की किसी पोजीशन से, अभी यहां पर पोजीशन नंबर 1 है, किसी पोजीशन से ली गई प्रथम रीडिंग क्या कहलाती है? बैक साइट या पश्च अवलोकन। लेवलिंग उपकरण या लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स की एक ही पोजीशन से ली गई दूसरी रीडिंग क्या कहलाती है? ये दूसरी रीडिंग क्या कहलाती है? अगर दूसरी रीडिंग आखिरी होती तो फोरसाइट कहलाती। जैसे मान लीजिए हम यहां से बी बिंदु तक ही देखते और हम कहते भैया ऐसा है कि बी बिंदु के बाद हम अपने इंस्ट्रूमेंट को उठाकर लाएंगे, यहां से उठाकर लाएंगे, कलर चेंज करके बता रहा हूं, यहां से उठाकर लाएंगे और बी और सी के बीच में लाके रख देंगे। तो अगर आप यही काम कर देते कि इस इंस्ट्रूमेंट को उठा के लाते और बी और सी के बीच लाके रख देते, तो उस केस में ये बी क्या हो जाती?
इस पोजीशन की आखिरी रीडिंग हो जाती, तो ये क्या कहलाती, फोरसाइट। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं कि पोजीशन 1 पर ही खड़े खड़े बी बिंदु को भी देख रहे हैं और सी को भी देख रहे हैं। इसका मतलब कि सी बिंदु सबसे आखिरी में देखा जा रहा है, तो सबसे आखिरी में देखे जाने के कारण इसका नाम क्या हो गया, फोरसाइट। लेकिन सी बिंदु के पहले आपने बी बिंदु को देखा है, इस पर जो रीडिंग आपको मिली 1.5 मीटर, तो इसी को क्या बोल दिया गया, इंटरमीडिएट साइट, क्योंकि ये आखिरी के पहले है और प्रथम के बाद है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटरमीडिएट साइट। अगर आपने इसी पोजीशन पे खड़े खड़े कई बिंदुओं को देखा होता, ए बिंदु भी यहीं से खड़े खड़े देखते, बी भी देखते, सी भी देखते, डी भी देखते, ई भी देखते, जहां तक दिख रहा है वहां तक देखते, तो क्या होता, आखिरी वाला जो रीडिंग था वही कहलाता फोरसाइट, और पहली रीडिंग क्या कहलाती, बैक साइड। बीच वाली अनगिनत जितनी रीडिंग है सब क्या कहलाती, इंटरमीडिएट साइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोरसाइट है, जो फोरसाइट है, ये भी जो है सिंगल टाइम ही प्राप्त होगी किसी भी लेवलिंग सर्वे के दौरान। किसी भी पोजीशन से ये एक ही बार मिलेगी, और ये भी आपकी किसी भी पोजीशन से सिंगल टाइम मिलेगी, सिंगल टाइम या एक बार, या एक बार पोजीशन नंबर 1 से एक ही बार आपको बैक साइड मिलेगी, एक ही बार आपको क्या मिलेगी, फोर साइड मिलेगी, या अग्र अवलोकन एक बार मिलेगा, एक बार पश्च अवलोकन। बीच में जितनी भी पोजीशंस हैं वो सब क्या कहलाएंगी, इंटरमीडिएट साइट या मध्य अवलोकन कहलाएंगी। तो ये एक बहुत ही कारगर डिफिनीशन है इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए। अब आते हैं इस पर कि हम लोग इससे लेवलिंग कैसे पता करेंगे। देखिए इसमें लेवल हम लोगों को कैसे पता चलेगा। तो अब आप यहां पर जिस बिंदु पर जो पोजीशन 1 था वहां का एलिवेशन आपको 190 मीटर पता था, तो इस पोजीशन 1 का एलिवेशन जो आपको पता है 190 मीटर, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए कि पॉइंट ए है जहां पर आपने लेवलिंग स्टाफ को पहली बार रखा है, इसका एलिवेशन आपको पता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, हाँ सॉरी ये आपका होता है बेंचमार्क, इसी को बोलते हैं बेंचमार्क। तो बेंचमार्क वो नहीं है, पोजीशन नंबर 1 आपका क्या है, बेंचमार्क आपका नहीं है। पोजीशन नंबर 1 ये आपका जगह कौन सी है, बेंचमार्क है, जहां पर आपने पहली बार लेवलिंग स्टाफ को खड़ा किया है। पोजीशन नंबर 1 तो आपका क्या हो गया, बैक साइड और फोर साइड को निर्धारित करने के लिए। तो फिर से इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपने 5 बिंदु हैं ए बी सी डी ई, जिसमें आपको क्या पता करना है कि बिंदु ए का एलिवेशन आपको पता है, ठीक है, और बाकी का एलिवेशन आपको हमें निकालना है। तो बिंदु ए पर पहली बार हम क्या करेंगे, उस आदमी को बोलेंगे आकर यहाँ पे रॉड लेके खड़ा हो जाए, और यहाँ पर नीचे 0 दिखाई देगा और ऊपर की तरफ रीडिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी इसी चीज को, और हम इसी इंस्ट्रूमेंट से झांकेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट की ये पोजीशन नंबर 1 है, और इंस्ट्रूमेंट की जो पोजीशन नंबर 1 है ये आपकी पोजीशन नंबर 1 से देखा गया पहली रीडिंग है, और इस जगह का एलिवेशन हमको पता है, जो कि मान लीजिए हमने यहाँ पर माना 190 मीटर, और यही आपका क्या कहलाता है, बेंचमार्क। बेंचमार्क कौन सी पोजीशन होती है, जिसका एलिवेशन हमें पहले से पता है, और अगर नहीं पता है तो 0 ले लेंगे, और बेंचमार्क कहां पर है, इस ए वाले बिंदु पर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा कि बेंचमार्क यहाँ पर है, इस जगह बेंचमार्क नहीं है। थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया क्योंकि ये आपकी पोजीशन नंबर 1 है, इट इज नॉट द बेंचमार्क। फर्स्ट लोकेशन ऑफ द स्टाफ, मतलब ये जो आपकी लेवलिंग स्टाफ है इसको पहली बार लेके आप कहां खड़े हुए, वहां पर आपका क्या होता है, बेंचमार्क। ये आपका क्या है, 190 मीटर की ऊंचाई पर इसका एलिवेशन है। एलिवेशन का हमने आपको मतलब बताया कि समुद्र तल से वो जगह कितनी ऊंची है। तो आइए अब ध्यान देते हैं इस पर कि बी बिंदु का समुद्र तल से ऊंचाई कैसे निकलेगा। देखिए ये जगह कितनी है, 190 मीटर। अब आपने यहां पर झांका तो यहां कितना ऊंचाई मिला, 1.7 मीटर। देखिए मैं यहाँ थोड़ा कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ, 1.7 मीटर। तो जाहिर सी बात है
कि ये जगह अगर 190 मीटर पे है, ये जगह 1.7 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ये वाली रेखा कितनी ऊंचाई पर होगी? 190 में कितना जोड़ देंगे? 1.7। तो ये वाली रेखा कितनी हो जाएगी? 190 प्लस 1.7। तो ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू 191.7। 191.7। अब इसी रेखा को जब हमने इसी दूरबीन को दोबारा घुमा के इधर की तरफ देखा था, सॉरी थोड़ा सा पावर कट हुआ है और अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। इस वीडियो को 2 पार्ट में हम डालेंगे। अभी फिर से पावर आते ही इसको दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। ओके, अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ।